जब भी बच्चों के भविष्य को लेकर बात होती है ना, तो सामान्यतया बच्चे की पढ़ाई, उसकी कोचिंग से संबंधित बहुत सारी बातें होती है। कोई भी व्यक्ति इस बात पर चर्चा नहीं करता कि जिस घर में वो बच्चा 10 से 15 घंटा बिता रहा है, उस घर का पेरेंट्स को ना बच्चों से शिकायतें बहुत रहती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनकी ऊर्जा से ही कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये घर का वातावरण इस तरीके से इफेक्ट करता है। देखो, कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं है, तो पहला प्रश्न हमारा यह होना चाहिए कि उसका मन कहाँ पर है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूरा संसार 3 गुणों के अंदर बंधा हुआ है। जो सतह वाले जो लोग होते हैं वो ज्ञान से संबंधित काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहीं जो रजस वाले बच्चे हैं उनको ऐसी चीजें अच्छी लगेंगी जो तुरंत प्रभाव से उनको नेम एंड फेम दिलाए, और वहीं पर जो तमस वाला बालक है, अथवा तो मैं यूं कहूं जो अच्छी बात संतों ने बताई है कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। यदि आपका बेटा हर माता पिता अपने बच्चों के लिए उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए हर एस्पेक्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। वो चाहे उनकी एजुकेशन को लेके हो, उनकी हेल्थ को लेके हो, उनके किसी भी एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते जितना उनके अंदर पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसा उन बच्चों के साथ क्यों होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो घर में एक जगह बैठकर कंसंट्रेशन से काफ़ी देर तक पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उतनी स्थिरता से एक जगह बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते। अब ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, क्या उनकी एनर्जी में कोई प्रॉब्लम होती है या उनके घर में ऐसा उनका घर का वास्तु या उनके घर की एनर्जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे कि ऐसा उन बच्चों के साथ क्यों होता है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, और इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य सुभाष सुथार जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सर पढ़ाई की जब भी बात करते हैं या बच्चों के ना करियर की जब बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं उसमें, जैसे उनका नेचर हो गया, उनका एनवायरनमेंट हो गया, उनकी पढ़ाई कैसी है, उनकी परवरिश कैसी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन सर ये घर की एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, ये वाली पिक्चर कहाँ फिट होती है इस सारी कहानी में? देखिए, जब भी बच्चों के भविष्य को लेकर बात होती है ना, तो सामान्यतया बच्चे की पढ़ाई, उसकी कोचिंग या फिर उसकी स्टडी, इससे संबंधित बहुत सारी बातें होती हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात पर चर्चा नहीं करता कि जिस घर में वो बच्चा 10 से 15 घंटा बिता रहा है, उस घर का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी, इसीलिए मैंने पूछा ना कि ये पिक्चर कहाँ फिट हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही घर का एनवायरनमेंट है, जैसा घर का एक वातावरण होता है, उसी प्रकार का मनस बच्चे का बनता चला जाता है। सामान्यतः जो बड़े होते हैं ना, वो तर्क के साथ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है ना, वो फीलिंग करता है, तो वो फील से समझता है। यदि किसी घर के अंदर बहुत तनावपूर्ण माहौल है, तो आप देखेंगे उस घर का जो बच्चा है या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा, अथवा तो चुप सा रहना शुरू कर देगा। तो उसके अंदर ही अंदर जो है ना, डर डेवलप होता चला जाता है। तो जो वातावरण होता है वो बच्चे पर सीधा सीधा एक एस्पेक्ट डालता है, सीधा सीधा उसका असर होता है जो उसकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। अच्छा, तो सर ये प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पर होता है? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चा, जैसे आप किसी भी एक घर के एनवायरनमेंट की बात करें, तो एक घर ऐसा है जहाँ पर रोज़ाना पूजा पाठ होता है, जहाँ पर रोज़ाना सकारात्मक बातें होती है, रिश्तों के अंदर परस्पर हार्मनी है, बहुत अच्छा सा एक माहौल है। उस माहौल के अंदर जो बच्चा रहेगा तो उसको सीधी सी बात है कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान रखने वाले, केयर करने वाले, उसको सुनने वाले होंगे। और जैसे ही आप बच्चे को सुनना शुरू कर देते हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जब वो घर पे बहुत सारे प्रश्न प्रति प्रश्न करता है, बहुत सारी बातें करता है, तो धीरे धीरे उसका जो मनस है वह तैयार हो जाता है किसी मंच पर बोलने के लिए। अच्छा। तो जो भी बच्चे मंच पे बोलते हैं तो आप देख सकते हो कि उनके बचपन में उनको अच्छे से सुना गया था, जी सर। समझा गया था, उनको बोलने का मौका दिया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप बिल्कुल टेंशन में रहते हो, आपको बहुत सारा क्रोध है, बाहर की दुनिया भर की टेंशन है, और बच्चा जब आपसे बात करे तो आप उस समय तनाव में आ जाते हो, उसको चुप करा देते हो। ऐसा जिस बच्चे के साथ बहुत बार रिपीटेडली होता चला जाता है, उस बच्चे के मनस पर वैसा प्रभाव पड़ता है और वो प्रश्न उत्तर करना ही बंद कर देता है, अथवा तो अंदर ही अंदर उसके बातें क्यूरियोसिटी के रूप में जम जाती है। तो वो बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है और बाहर दुनिया को देखने वाला, दुनिया से बात करने वाला बालक वही होगा जिसका घर के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस अच्छा है, घर में जिसको समझा जा रहा है। सर जब एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो सर घर में अब ऐसे तो है नहीं, बच्चे ही रह रहे हैं, बड़े भी रहते हैं उनके साथ में, लेकिन सर ऐसा क्यों देखा गया है कि ज़्यादातर जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है वो बच्चों के थ्रू ही होती है? क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं।
जैसा अच्छा। कि मैंने आपको पूर्व प्रश्न में बताया कि जो बड़े होते हैं ना वो तर्क से चीज़ों को देखते हैं कि ये जी। ऐसा हो गया तो इसलिए हो गया है, ये ऐसा हो गया तो इसलिए हो गया। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वो उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करते हैं। जैसे आप देखोगे जिन घरों के अंदर पेट रखे जाते हैं, पालतू जो जानवर होते हैं, वो देखेंगे घर की कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ जगह पे जाके ही बैठते हैं, जी। क्योंकि धरती की जो एक वाइब्रेशन है उसको वो समझते हैं, उनको फील आता है। तो सकारात्मक जगह पे उनको अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा समय बिताते हैं। वहीं यदि वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, तो जिसको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें पता तो रहता नहीं। हम तो ये जी। देखते हैं कि वो वहाँ से वहाँ क्यों जाता है, उसको अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगने वाला फैक्ट है ना, ये महसूस करने वाली शक्ति है। और बच्चों के अच्छा। अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं, तो उनको सहज रूप से वहाँ की जो ऊर्जा है वो अट्रैक्ट करती है या उनको प्रभावित करती है। इसलिए बच्चों के ऊपर सबसे जल्दी असर आप देखेंगे। अच्छा, तो सर हम यहाँ ऑरा को भी तो देख सकते हैं ना कि शायद उनका ऑरा इतना नाजुक होता है, मे बी शायद वो इसलिए ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते होंगे। देखो, ओरा जो होता है वो ओरा तो आपके कर्मों से बढ़ता जाता है। ओरा के पीछे आपका जो अंदर का शुद्ध मन है, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम आध्यात्मिक बल बोलते हैं, उससे आपका ओरा बढ़ता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये ओरा से आप थोड़ा सा मैच भी कर सकते हो। उसका ओरा यानी कि गण कमज़ोर है तो सहज रूप से वहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है उसको प्रभावित कर सकती है। वहीं यदि गण जिसका मजबूत है, जिसका ओरा मजबूत है, तो उसको वो प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन मूल बात ये है कि वो सेंसिटिव है, इसलिए वो अच्छी और बुरी दोनों ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। सर अब जैसे आजकल पेरेंट्स, आजकल नहीं मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो मतलब बहुत सालों से चल रही हुई आ रही हैं कि पेरेंट्स को ना बच्चों से शिकायतें बहुत रहती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, बैठता है तो उठ जाता है जल्दी से ही। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनकी ऊर्जा से ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। घर का वातावरण मतलब किस तरीके से इफेक्ट करता है इन सारी चीज़ों को देखें तो? देखो, कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं है, तो पहला प्रश्न हमारा यह होना चाहिए कि उसका मन कहाँ पर है। अच्छा। हमारे एक पैटर्न सा चलता आ रहा है कि कोई बच्चा यदि पढ़ाई कर रहा है और वो गणित में यदि कमज़ोर है, तो उस कमज़ोर विषय को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम उसे ट्यूशन दिला देते हैं। जी सर। वहीं पर हमें ये देखना चाहिए कि वो कहाँ पर बहुत अच्छा है। प्राचीन भारतीय शास्त्र को यदि आप देखेंगे तो वो गुणों के आधार पर शिक्षा को तय करते थे। बिल्कुल। हर व्यक्ति का अपना एक गुण होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूरा संसार 3 गुणों के अंदर बंधा हुआ है। जो सतह वाले जो लोग होते हैं वो ज्ञान से संबंधित काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनको क्या विषय पसंद आएगा, उनको डिटेलिंग अच्छी लगेगी, उनको कलाकारी अच्छी लगेगी, तो उनको जो ज्ञान से संबंधित विषय उनको बहुत अच्छे लगेंगे। वहीं जो रजस वाले बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगेंगी जो तुरंत प्रभाव से उनको नेम एंड फेम दिलाए, या फिर कुछ एक्शन उसके अंदर हो, या फिर वहाँ पर जल्दी जल्दी कोई काम करना हो, अपना पौरुष साहस दिखाना हो। और वहीं पर जो तमस वाला बालक है, अथवा तो मैं यूँ कहूँ जो जल तत्व वाला बालक है, उसको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी जहाँ पर कुछ हार्मनी हो, कुछ वहाँ पर प्रेम की बात हो, कुछ वहाँ पर खाने पीने की बात हो। ये गुण धर्म के अंदर सारा संसार बंधा हुआ है। जी। ऐसे ही बच्चे की पर्सनल एक रुचि होती है, उस रुचि के अनुसार जो उसके पास सब्जेक्ट है। तो जो गुरुकुल पद्धति थी वो पद्धति तो ये कहती थी कि जिसमें ये अच्छा है उसमें इसको और अच्छा करो, नंबर 1 बनाओ, ताकि वो उसी विषय के अंदर इतना ज़्यादा प्रकांड विद्वान हो कि वो ना केवल अपना भला कर सके बल्कि अपनी विद्या के द्वारा पूरे जनमानस का भी भला कर सके। जी सर। आज का ये जो युग है ना, ये थोड़ा बदल गया है। यहाँ पर नंबर गेम ज़्यादा चल रहा है, मार्कशीट पे नंबर कितने आ रहे हैं, इसी चक्कर के अंदर हम बच्चे को पहले तो फोर्सफुली वो सारी चीज़ें रटवाते हैं जो कि उसे पसंद नहीं है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या उसको वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। जी सर। ना पढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक वास्तु विशेषज्ञ होने के नाते, एक लाइफ कोच होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ें मुख्यतः देखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आदमी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता, फलता और फूलता है। जी। नेचर से विपरीत जब वो जाता है तो उसको हर्डल्स आती है, दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि बच्चे का मन भी है कि नहीं है, यानी उसको कुछ नेचर के विपरीत कोई चीज़ मिल रही है। इंटरेस्ट मतलब उसका है भी या नहीं। इंटरेस्ट और उसका स्वभाव। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, किसी बच्चे को तो लिखकर जब वो याद करता है तो उसको चीज़ें याद होती है, किसी बच्चे को फोटो देख करके समझ में आता है, वीडियो से समझ में आता है जी। और किसी बच्चे को बोल बोल कर पढ़ने से समझ में आता है। अब उसका जो पैटर्न है वो उसका अपना पैटर्न है, राइट। वो उसके गुण के आधार पे होता है। जो भी एयर एलिमेंट वाले बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं ताकि ऑडियंस को भी ये समझ में आए कि कौन से तत्व का कौन सा बालक है। जी सर। ये चीज़ अगर एक बार आप समझ गए तो समझ लो लाइफ की पूरी फिलॉसफी समझ गए। जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, अच्छा। जो दुबला पतला है,
जो एक जगह टिकता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, एक साथ नहीं खाता लेकिन थोड़ी देर बाद इसको भूख लगती है, ऐसा बच्चा एयर एलिमेंट का होगा, वायु तत्व का होगा। अब अच्छा। उसको जो चीज़ें याद होगी ना वो बात करने से याद होगी, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको बातें करनी है, उसको समझना है और समझाना है। यदि ऐसे बच्चे को आपने नंबर 1 बनाना है पढ़ाई के अंदर, तो उसको एक रोल दे दो कि भी तुझे इन 4 बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा। तो जैसे ही वो टीचर और स्टूडेंट वाला गेम खेलेगा, उसको सहज रूप से सारी बातें याद हो जाएंगी। जैसे ही वो संगीत के अंदर कोई चीज़ याद करेगा, उसको सहज रूप से याद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब बोल बोल कर उसको याद करना है, ना कि केवल मौन बैठ करके। अच्छा। वहीं एक बच्चा ऐसा है जो खाने पीने में उस्ताद है, जो एक जगह बैठा रहता है, अक्सर जिसका बस्ता फैला रहता है, जो राइटिंग भी करता है तो बड़े बड़े अक्षर लिखता है, जो बड़ा ही इमोशनल है, ऐसे बालक जल तत्व वाले होते हैं। अब जल तत्व का जो बालक है ना, पहली बात तो उसको फोर्स मत करो उस एयर एलिमेंट के जैसे भी तू भी भाग दौड़ कर, तू भी बातें कर, तू भी ये कर। हर बच्चे की अपनी एक यूनिक आईडी है, हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी है। तो जल तत्व वाला बालक है, उसको आपने इमोशनली पढ़ने की तरफ बढ़ाना है। जैसे भी तू ये करेगा तो तेरे को ये चीज़ मिलेगी, या हम शाबाशी देंगे, तेरे को प्रेम ज़्यादा मिलेगा। यानी उसको भावना के साथ जब पढ़ाया जाता है, उसके इमोशन को जब समझा जाता है, तब जाकर के वो कुछ ना कुछ समझेगा। अब उसको याद करना है तो उसको याद करेगा वो फैल करके। उसको ऐसा नहीं है कि वो बैठा बैठा आराम से ऐसे पढ़ लेगा। उसको जब पढ़ाई करनी है तो बेड पे फैल जाएगा, पूरे पे उल्टा सोएगा, सीधा सोएगा, फैल करके पढ़ेगा, किताबें उसकी बिखरी रहेंगी। थोड़ा सा उसको बड़ा स्पेस चाहिए। अच्छा। उसको कोई और ऑर्गेनाइज करके दे दो, उसको और कोई सिस्टम बना के दे दो, सिस्टम के हिसाब से वो चल सकता है। और उसको इमोशनली टारगेट दो, कोई भी भावनात्मक टारगेट कि तू यदि ये करेगा तो ये जो मनपसंद चीज़ है तेरे को वो खाने को मिलेगी। अच्छा। तो ये जब उसको टारगेट मिलता है, जब उसको फ्रीडम मिलती है, तो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है। वहीं एक बच्चा हो सकता है वो फायरी हो, फायर एलिमेंट वाला। अब फायर एलिमेंट वाला फायर स्वभाव से ही तेज है। जैसे फायर कहीं आग लगी हो तो अपन सामान्य तो ये कह देते हैं कि भी कोई भी आदमी भागा दौड़ी कर रहा है तो आग लगी है क्या तेरे को, जी सर। ऐसा बोलते हैं अपन। तो ऐसा बच्चा हमेशा इस प्रकार से बिहेव करेगा जैसे आग लगी हुई है, उसको तुरंत चाहिए, उसको देन एंड देयर चाहिए, खाना है तो अभी खाना है। ऐसे बच्चों को पहचानना यदि आपने है तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो वो मध्यम कदकाठी के होंगे, यानी फिट बॉडी के होंगे। दूसरा, उनको कोई टारगेट लेकर काम करना है। तीसरा, उनको नेम एंड फेम बहुत चाहिए। यदि आपने उनकी बड़ाई कर दी तो फिर समझ लो सारा काम हो सकता है। उनको नंबर 1 पोजीशन हमेशा चाहिए। नंबर 1 पोजीशन सबको चाहिए, लेकिन ये जो फायर वाले हैं इनको तो नंबर 2 समझ में नहीं आता। अच्छा। ये अपने आप को किंग समझते हैं कि भी अपन किंग है, अपन ही सारा काम करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो फायर एलिमेंट का है उसको क्या समझ में आएगा? उसको फोटो समझ में आएगी, उसको वीडियो समझ में आएगा, उसको प्रैक्टिकल समझ में आएगा, उसको करके समझ में आएगा। मतलब विजुअल्स से। हाँ जी। तो यदि आपने इस बच्चे को पहचान लिया तो आप उसके हिसाब से उसकी स्टडी करा सकते हैं। तो अच्छा। कुल मिलाकर सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि अपना बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, तो कहीं हम जो पढ़ाई का पैटर्न उसे दे रहे हैं वो उसके एलिमेंट से विपरीत तो नहीं है। यदि प्रकृति से विरुद्ध कुछ भी वो कर रहा है तो उसका उस जगह पे मन नहीं लगेगा, चाहे फिर वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। यदि बड़ा भी अपनी प्रकृति से विपरीत कोई काम करने वाला है तो उसको भी वहाँ अच्छा से नहीं लगेगा। बस ठीक है, वो समझदार है इसलिए वहाँ बैठा रहता है कि अपने को महीने की तनख्वाह लेनी है, इसलिए अपने को इस एनवायरनमेंट पे बैठा रहना है। तो पहला सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो है नेचर। बच्चे की नेचर को पहचाने। यदि सभी विद्यालय के जो अध्यापक है कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के सत्व रजस तमस को अच्छे से समझते हैं, परम पूजनीय श्रद्धेय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी द्वारा पढ़ाई गई श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो उनको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से बच्चे का क्या नेचर है। अच्छा। यहाँ पर क्योंकि अपना यह पॉडकास्ट नेचर से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने आपको एलोबरेट किया, थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई है। आपको एक बार देखना है कि मेरा बच्चा कैसा है या फिर मैं कैसा हूँ। हमारे शास्त्र हमेशा से कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। जब आप स्वयं को पहचान लेते हो तो ही आप अपने लिए एक पाथवे सुनिश्चित कर सकते हो कि मुझे इस पाथ पे चल के और इस मंजिल को हासिल करना है। तो सबसे पहला पैटर्न है कि कहीं वो प्रकृति के विपरीत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसको। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट होता है कि वातावरण, उस बच्चे को वातावरण कैसे मिल रहा है। कुछ बच्चे तो बैठते हैं ऐसे लोगों के पास जो बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं, इसलिए आमतौर पे टीचर्स कहते हैं कि जो पढ़ने वाला है, टीचर्स भी कहते हैं, घर के परिवार वाले सभी कहते हैं कि जो पढ़ाई में अच्छा है उसके पास बैठो। सही बात है। तो अच्छे लोगों की जब आप संगत करते हो तो आपका अच्छे होने का मन करता है। तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा किन के साथ बैठता है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि संगति की वजह से मेरा बच्चा कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा। तीसरी चीज जो एक अदृश्य माहौल को प्रदान करती है वो माहौल होता है आपका वास्तु। अच्छा। बच्चों के लिए पढ़ने का जो सबसे बड़ा सपोर्टिव जोन जो होता है वो होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट।
यदि आपको मैं परंपरागत भाषा के अंदर बताऊं तो जो आपका नैऋत्य कोण है और जो पश्चिम दिशा है उसके बीच की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यह आपके एजुकेशन और सेविंग का जोन है। महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार 16 जोन आपके घर के अंदर होते हैं जो आपके जीवन के विभिन्न प्रोस्पेक्टिव को कंट्रोल करते हैं। अलग अलग प्रकार के गुण धर्म इन दिशाओं के हैं। तो यदि इस दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का इम्बेलेंस है तो भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा एक कारण ऐसा हो सकता है कि भी कुछ भाग्य यानी देवबल ऐसा है जिसको हम ग्रह नक्षत्रों की भाषा से समझ सकते हैं कि बच्चा उस वजह से पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा है। यानी सामान्यतः जब पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी ये दशा चल रही है, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, या अभी कुंडली के किसी ग्रह नक्षत्र का कुछ ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि पढ़ाई में जब बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो उसका एक्चुअल में कारण क्या है। क्या प्रकृति की वजह से, क्या संगत की वजह से, क्या माहौल की वजह से, वास्तु की वजह से, ज्योतिष की वजह से। जब आप एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं, कारण आपको मिल जाता है, फिर आप सही सटीक समाधान भी कर सकते हैं। सर अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेरेंट्स कुछ बच्चों को फोर्सफुली भी किसी स्ट्रीम में डाल देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके एक्चुअल पोटेंशियल को निखार नहीं पाता। तो सर एक तो पेरेंट्स ये वाली गलती बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरा होता है कि कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि उनका बच्चा इतना अच्छा है, वो पढ़ाई में इतना अच्छा है। जैसे एक मोस्ट जो ज़्यादा चलता है कि शर्मा जी के बेटे को देखो कितना पढ़ता है, कितना क्या करता है। तो सर ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये क्या घर में नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देती हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं? देखो ये अपने आप में ही नेगेटिव बात है कि कोई आदमी दूसरे के जैसे कैसा हो सकता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे पंचतंत्र में एक कथा आती है कि वहाँ पर जंगल था, जंगल में एक ही गुरुकुल के अंदर हाथी भी पढ़ रहा है, चिड़िया भी पढ़ रही है, बंदर भी पढ़ रहा है, सर्प भी पढ़ रहा है। तो कभी भी उनके परिवार में ये कंपटीशन नहीं हुआ कि हाथी बंदर के जैसे कूद क्यों नहीं सकता है। कभी भी चिड़िया ने ये कम्पीट नहीं किया कि मैं सर्प के जैसे बिल में क्यों नहीं घुस सकती हूँ। हर जीव की अपनी एक शक्ति होती है जी, उसकी एक यूनिक आईडी है, उसकी कुछ ताकत होती है, उसकी कुछ कमजोरी होती है। तो आपको यह तो समझना ही होगा कि शर्मा जी का बेटा यदि हाथी है तो वो चलने में ताकतवर हो सकता है लेकिन वो आपके बच्चे की तरह उछल कूद नहीं कर सकता है। तो आपको अपने बच्चे के अंदर जो इनबिल्ट ताकत है उसको देखना है। किसी भी प्रकार का कंपैरिजन आपके बच्चे की प्रतिभा को डाउन ही करने वाला है, उसको बढ़ाने वाला नहीं है। कंपैरिजन किनके बीच में हो सकता है? जो सेम गुण वाले हो, एक ही गुण वाले, एक ही माहौल वाले, एक ही परिस्थिति वाले लड़कों में, बच्चों में यदि कुछ थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया भी जाए तो वो पॉसिबल है कि कोई एक आगे निकल जाए। वरना तो आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, दूसरे को छोड़ दो। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन तू अपने आप को देख। अर्जुन जी का प्रश्न ये है कि मेरे सामने इतने लोग आके खड़े हैं, ये सारे मेरे अपने हैं, जैसे भीष्म पितामह है, कोई मेरा दादा है, कोई मेरा मामा है। जैसे ही अर्जुन अपनी शक्तियों को भूल जाता है तो उन्हें एक आज के ज़माने में कहूँ तो डिप्रेशन जैसा दौरा आता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्टता के साथ कहा है कि अर्जुन जी पूरी बात करते हुए अर्जुन कहता है कि अब मेरे हाथ से गांडीव फिसलने लगा है, त्वचा में मेरे जलन होने लगी है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, अब तो मैं खड़ा रहने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं केशव। ऐसा कह करके नींद को जीतने वाला अर्जुन युद्ध के उस मैदान में रथ के ऊपर बैठ जाता है निढाल होकर के। यानी एक प्रकार से डिप्रेशन है ना। जैसे आपको डिप्रेशन आता है तो यही तो फील होता है कि कुछ अच्छा सा नहीं है, बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करता। तो अर्जुन को भी वही अटैक था। वो कब था? जब उन्होंने अपने गुण धर्म को भूल लिया। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उस डिस्ट्रैक्टेड अवस्था से सही ट्रैक पर लेके आते हैं, सही जगह पे लेके आते हैं, बताते हैं कि तू कौन है, अपने गुण धर्म को देख। जैसे ही अर्जुन स्वयं में स्थित होते हैं वैसे ही वो युद्ध के लिए ना केवल तैयार होते हैं बल्कि युद्ध विजेता भी होते हैं। इतिहास उनके युद्ध का साक्षी है, किस प्रकार का पराक्रम वो दिखाते हैं। वह सारा कार्य वो तब कर पाए जब वो अपने एलिमेंट के अंदर थे, जब वो अपने प्रकृति में थे। तो कहने का तात्पर्य हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बस केवल अपने साथ ही है। अपने आप से जब आप कंपीट करते हो कि कल मैं जो था उससे आज मुझे बेटर होना है, तो आप हो सकते हो। अपने आप में आप यूनिक हो, अपने आप में आप खास हो, बस स्वयं को पहचानो, बस फिर आप समझ लो पूरा जगत आपका अपना है। सर घर का कुछ एरिया ऐसा होता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई जगह की जो बच्चे की पढ़ाई को, उसके याद रखने की क्षमता को या उसके जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की जगह है उनको ज़्यादा प्रभावित करता हो या ज़्यादा इन्हेंस करता हो? बिल्कुल। महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 16 प्रकार के जोन होते हैं। वो 16 तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि स्पेसिफिकली हम बात करें कि बच्चों के लिए पढ़ाई का जोन कौन सा है
तो यदि आपके घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो बच्चे की याददाश्त कमज़ोर होती चली जाएगी। यहाँ का इम्बैलेंस क्या हो सकता है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो बच्चा पढ़ा हुआ सारा भूल जाएगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर यदि आपने कुछ खेलने के उपकरण रखे हुए हैं, जैसे बैट बॉल रख दिया, तो बच्चा पढ़ाई के बजाय खेलने कूदने की तरफ ध्यान देगा। यदि वहाँ पर आपके चूल्हा है, बर्नर है, तो बच्चा पढ़ाई का नाम लेते ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फायर है। अब ये देखने में दोनों दो बातें हैं। घर में एक जोन के अंदर कोई चीज़ रखी है और बच्चे के अंदर से कोई भाव आ रहा है। यह जो भाव उसके अंदर आ रहा है वह उस स्पेस की वजह से है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, तो जो घर है, महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार पूरा घर आपका एक लिविंग थिंग है, वहाँ पर दीवारें भी बात करती है। तो आपके मन में जो विचार आ रहा है वो कहीं ना कहीं उस स्पेस की वजह से आ रहा है। उस स्पेस में याददाश्त का जो जोन है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, और वहाँ पर यदि कुछ भी प्रकार का इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया टॉयलेट है, या फिर वहाँ पर आग है, या फिर वहाँ पर खेलने का कोई उपकरण आपने रखा है, तो बच्चा वैसा ही एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपने इस जोन को अच्छे से बैलेंस करना है। यहाँ पर यदि टॉयलेट है तो आप एक वाइट कलर की कलर टेप से इसको ट्रीट करके इसका बिल्कुल संतुलन बना सकते हो, इस दोष से निजात पा सकते हो। यदि यहाँ पर फायर है तो बर्नर के नीचे आपने जैसलमेरी येलो स्टोन प्लेस कर देना है। यदि ऐसा करते हो तो भी यह फायर बैलेंस हो जाती है। और यदि यहाँ पर खेलने कूदने के कुछ उपकरण रखे हैं तो उनको संबंधित जोन के अंदर आप रखो, और यहाँ पर आप पुस्तकें रखो। जैसे खेलने कूदने का उपकरण आपके बच्चे को खेलने की तरफ आकर्षित करता है, वैसे ही यहाँ रखी गई किताबें बच्चे को पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो ये जो जोन है सबसे मुख्य जोन है पढ़ाई के दृष्टिकोण से। अब हमें यह भी देखना है कि बच्चे को समस्या क्या आ रही है। जैसे बच्चा ये कह रहा है कि मैं तो पढ़ता ठीक हूँ, मुझे याद भी रहता है, लेकिन मेरे को क्लियरिटी नहीं हो रही है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्लियरिटी का जोन। और वो कौन सा होता है सर? क्लियरिटी का जोन होता है नॉर्थ ईस्ट। यदि नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो बच्चे को क्लियरिटी नहीं मिलेगी। एक ऐसा हो सकता है कि बच्चा जी सब कुछ याद कर लेता है, सब कुछ उसे याद है, लेकिन उसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। एनी हाउ किसी ना किसी कारण से पढ़ाई वाले दिन वो बीमार हो जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि जब उसको परफॉर्म करना है उस समय उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो शब्द के साथ हम दिशा को पकड़ते हैं। कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस का जोन होता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। जैसे ही साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को आप देखोगे, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट नेचुरल रूप से अग्नि तत्व का जोन है। यहाँ पर यदि कहीं पर वाटर है, कोई नीला काला रंग है, यदि यहाँ पर डस्टबिन है, यदि यहाँ पे टॉयलेट है, तो इस दिशा का एक इम्बैलेंस होता है, जिस वजह से कॉन्फिडेंस में कमी आती है, और कॉन्फिडेंस कमजोर होने की वजह से बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है। नंबर कम आ रहे हैं तो वेस्ट का जोन हम देखेंगे। कहने का तात्पर्य है बच्चे को जो समस्या आ रही है या फिर बड़ों को जो समस्या आ रही है, उस समस्या का पहले आइडियली हम लक्षण पकड़ते हैं कि वो समस्या का लक्षण क्या है, फिर घर के अंदर उसका मिलान होता है वास्तु के हिसाब से, फिर उसमें कुछ उपचार होते हैं जो उपचार आपके जीवन में 100% काम करते हैं। ऐसा हमने बहुत सारी केस स्टडी में देखा है। पिछले 16 वर्ष के अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही आप अपने स्पेस को बैलेंस करते हो, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही सूचना प्रदान करता है और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होती चली जाती है। सर आजकल ना बच्चों में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जैसे एंजाइटी, फियर या आइसोलेशन की। वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल के बच्चे। तो सर ये जो चीज़ें हैं, घर की ऊर्जा इन सारी चीज़ों को बढ़ा रही है या कम कर रही है? देखो, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। यदि आप अपने बच्चे को एक सपोर्टिव माहौल दे रहे हो, उसको सुन रहे हो, उसको एक अच्छा वातावरण दे रहे हो, इसके बावजूद भी बच्चा एंजाइटी में जाता है या फियर को अनुभव कर रहा है या फिर उसका कॉन्फिडेंस डे बाय डे लूज होता जा रहा है, तो आपको ये पक्का ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गैप है जो आप नहीं देख पा रहे हो। अच्छा। जब भी हम अपने प्रयत्न के द्वारा किसी रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाते हैं तो हमारा दिमाग ये कहता है यार कुछ ऐसा है जो छूट रहा है मुझसे। वो कुछ ऐसा पूछने के लिए लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं या ओकल्ट वाले के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं। तो मैं क्योंकि वास्तु का प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन रिस्पॉन्सिबल है एंजाइटी के लिए, चर्निंग के लिए। अच्छा। यदि किसी बच्चे का गलती से रूम ही ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ गया है, बहुत सारा समय वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बिता रहा है, तो उसमें 100% एंजाइटी रहेगी। उसमें 100% बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो बाल की खाल निकालने वाले प्रश्न करेगा। अच्छा। और जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो फिर आदमी अपने में उलझ जाता है और वह मंथन उसका अच्छा रिजल्ट देने के बजाय उसको
बहुत बड़ी ऐसे चिंता में धकेल देता है, उसको चिंतित कर देता है। वहीं से फिर आगे फिर भी बनता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो मैं कैसे आगे आंसर करूँगा। तो आपने यह देखना है कि कहीं आपके बच्चे का जो बेडरूम है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ना हो। ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कौन सी दिशा? आपके घर का जो पूर्व दिशा है और आपके घर का जो अग्निकोण है, इन दोनों के बीच की दिशा जो है उसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर यदि बेडरूम है तो इस प्रकार की दिक्कत आने वाली है। सर, जैसे आपने भी चीज़ देखी होगी, घरों में महसूस करी होगी कि जैसे पेरेंट्स के बीच में जो झगड़ा होता है या जो बहस होती है, वो क्या बच्चों के एनवायरनमेंट पे, मतलब बच्चों की जो मेंटल स्टेट होती है उसको इम्पेक्ट करती है? देखो, आदमी माहौल की पैदावार है। जैसा उसको माहौल मिलता है वैसा ही वह काम करता चला जाता है। हमारे 80 और 90 दशक की जो फिल्में हैं उनको आप देखेंगे तो आपको उनको पता चलता है कि एक बच्चे का अपहरण किसी अपराधी ने कर लिया तो फिर वो अपराधी डॉन बन जाता है। जैसे किसी अपराधी के बालक का हरण कर लिया किसी अच्छे नायक ने तो फिर वो कोई अच्छा काम करने वाला बन जाता है। प्राचीन समय में भी देख सकते हो, हिरण्यकश्यप थे, उनकी धर्मपत्नी कयाधु जब प्रहलाद जी होने वाले थे तो उस समय वो नारद जी के आश्रम में रही। तो नारद जी के आश्रम का जो वातावरण था, नारायण नारायण की ध्वनि होती थी, वही माहौल जब उस बच्चे को मिला तो वह भगवान का एक बहुत श्रेष्ठ भक्त हुआ। कहने का तात्पर्य, जो वातावरण बच्चे को मिलेगा, बड़ों को मिलेगा, वैसा ही वह व्यक्ति बनता चला जाता है। तो निश्चित रूप से जिस घर के अंदर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, बहुत सारे तर्क कुतर्क होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बच्चे के संवेदनशील मनस पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि पुराने समय में जब पूछा जाता था कि आपकी संपत्ति कितनी है, तो माँ बाप बड़े गर्व से कहते थे कि मेरे 3 बालक हैं या बेटी है, इतनी मेरी संपत्ति है। आज के समय में संपत्ति माने क्या, मेरे इतने घर है, इतना मेरे पास बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। असली मायने में तो आपकी संतान ही आपका वो धन है। उसको यदि आपने ठीक ढंग से नहीं संचित किया तो फिर आपको आने वाले जीवन में कष्ट ही उठाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर एक अच्छी बात संतों ने बताई है कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। यदि आपका बेटा यानी आपका पुत्र जो है, आपकी संतान जो है वो सपूत है, अच्छी है, तो फिर धन सींचने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो सींच ही लेगा, आपको भूखे मरने नहीं देगा। और दूसरा उन्होंने कहा पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, यदि बेटा अयोग्य निकला, यदि संतान अयोग्य निकली तो फिर आपके द्वारा संचित किए हुए धन को भी वो बर्बाद कर देगा जी। तो कहने का तात्पर्य, आपकी मूल संपत्ति जो है वो आपकी संतान है। तो ऐसा करने वाले प्रत्येक पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगा, भाई जितना हो सके इन झगड़ों को कम से कम बच्चों के सामने तो न लेकर के आए। उनके सामने आपने अभिनय भी करना है ना तो अच्छे वाला करना है। उनके मनस पर अच्छा प्रभाव यदि डालोगे तो ये वो बीज हैं जो कल को वृक्ष बन के आपको छाया भी दे सकते हैं और आपको कांटे भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी संपत्ति को किस प्रकार से निखारना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ये मैसेज बहुत ज़रूरी था सोसाइटी के लिए एक्चुअली, क्योंकि ना बच्चों के मन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऐसी चीज़ों का जब वो देखते हैं। तो सर, अब अगर जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम बात करें कि जहाँ बच्चा ज़्यादातर टाइम अपना निकालता है, अपने रूम में निकालता है, तो उस रूम की एनर्जी किस तरीके से बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, उसकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है? देखो, इसमें मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनका बच्चा पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। जब उनको बुलाया गया, वो योगदान में आए थे। योगदान एक्चुअल हमारा ऐसा कार्यक्रम होता है जहाँ पर हम अपनी तरफ से बिना कोई फीस लिए हुए जो भी उनकी समस्या है उनका एक निःशुल्क समाधान देते हैं। हमारे महागुरुकुल की ऐसी परंपरा है, पूज्य गुरुदेव का आदेश है, तो प्रत्येक आचार्य योगदान करता है। तो मेरे योगदान में ऐसा ही एक कपल आया जिसका बच्चा पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा था। अच्छा। तो जब उनके घर को देखा गया तो पूरे घर में, जैसा मैंने आपको कहा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कुछ इम्बैलेंस थे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ इम्बैलेंस थे, वो सारे हमने ट्रीट किए। लेकिन वो जब मिले हमसे बाद में 21 दिन 41 दिन बाद में जब वो दोबारा मिले तो बोले, सर काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी वो पूरा फोकस्ड नहीं है, पूरा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उनके बच्चे के रूम की मैंने फ़ोटो मंगाई। तो जब फोटो देखी तो साफ साफ पता चला कि बच्चे का जो टेबल है, स्टडी टेबल है, वो बहुत प्रकार की चीज़ों से भरा हुआ था। अच्छा। यानी जब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैसी हो जाती है तो दिमाग भी काम करना कम कर देता है। मतलब क्लटर बोल सकते हैं ना हम, क्लटर बोल सकते हैं, क्लटर भी नहीं कहेंगे, लेकिन पुस्तकें बहुत ऐसे बेतरतीब तरीके से पड़ी रखी थी, अव्यवस्थित रूप से थी। वहाँ पर कहीं पेंसिल पड़ी है, कहीं डॉट्स पड़े हैं, कहीं पर उसके फुटबॉल रखे हैं, कहीं पर कुछ है, कुल मिलाकर वो अव्यवस्थित था। तो जैसे ही उनके रूम को हमने कहा उनको भी उनके रूम को आप अच्छे से व्यवस्थित कीजिए, वैसे ही बच्चे का जो फोकस था ना, क्योंकि जोन तो पहले से अलाइंड थे, फोकस भी अच्छा हुआ और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर हुई। तो मैं आपको कहूँगा बच्चे का जो आप बेडरूम बनाएं। सामान्यतः हर पेरेंट्स यही समझता है कि बच्चा जो है वहाँ पर
सोएगा, वहाँ पर खेलेगा, वहाँ पर पढ़ाई करेगा, लेकिन सही मायने में बच्चे वहाँ पर सपने देखते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, वो लाइफ के लक्ष्य बनाते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है, वो अपनी एक इंडिविजुअल दुनिया वहाँ पर बसाते हैं, उसमें जीते हैं। और जैसे ही वह स्पेस आपका असंतुलित स्पेस हो गया, असंतुलित स्पेस कैसे हो गया? या तो आपने महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार जो जोन बताए गए हैं उनके गुण धर्म को नहीं देखा, जैसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन है वह डिप्रेशन देता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जैसे मैंने आपको बताया वह चर्निंग देता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का एक ऐसा जोन है जो डिस्पोजल का जोन है। यदि इन 3 जोन में से कहीं पर भी आपने बच्चे का बेडरूम बना दिया तो समझ लो आप ही अपने बच्चे के सबसे बड़े शत्रु बन गए, अनजाने में ही। अच्छा। पहले हम चर्चा कर चुके हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जब बेडरूम है तो बच्चा एंजाइटी का शिकार होगा। अब दूसरी चर्चा मैं करता हूं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। ऐसा ही हमारा एक क्लाइंट था, बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला था, लेकिन जैसे ही वो नए घर में आए बच्चे धीरे धीरे उन्होंने देखा बच्चा धीरे धीरे डल होता जा रहा है। तो उनका जब वास्तु एनालिसिस किया गया तो उस एनालिसिस में हमने यह पाया कि बच्चे का जो बेडरूम था वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में था। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा है आपके घर का वायव्य कोण और पश्चिम दिशा दोनों के बीच की दिशा है। इस दिशा को महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार हम डिप्रेशन की दिशा कहते हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर कोप भवन बनते थे। कोप भवन यानी क्या? राजा रानी में जब लड़ाई है तो किसी एक को जब अपना रोष प्रकट करना है तो वो कोप भवन में चले जाते थे। अच्छा। रामायण जी की प्रसिद्ध कथा है, रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। तो कोप करने का जो स्थान है, दुख करने का जो स्थान है वह कोप भवन होता है। जब वहाँ पर बेडरूम आपने बना दिया, चाहे बच्चे का चाहे बड़े का, तो वह डिप्रेशन का शिकार होना है। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ। जैसे ही उसका बेडरूम शिफ्ट किया बच्चे की परफॉर्मेंस फिर से बेटर होती चली गई। अच्छा। अब तीसरा सबसे सेंसिटिव जोन मैंने आपको बताया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आपके घर का नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा, इन दोनों के बीच की दिशा है, यह जोन ऑफ डिस्पोजल है। यहाँ पर जैसे ही बच्चे का बेडरूम आपने बना दिया तो बच्चे की बॉडी वाइटलिटी कमजोर होती चली जाएगी, खाया पिया उसे लगेगा नहीं, उसके मन में धीरे धीरे ये भावना आ जाएगी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा और धीरे धीरे वो खत्म होने की कगार तक आ जाता है। अच्छा। तो अनजाने में ही सही आपने अपने बच्चे के लिए अच्छे करने के स्थान पे बुरा कर दिया। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, वो आपने अपने लेवल पर यदि आप चेक करना चाहते हो तो आपको YouTube के बहुत सारे वीडियो देखने हैं कि कौन सी दिशा का कौन सा तत्व है, वहाँ पे कौन सा कलर हो सकता है। सिंपली मैं यदि बताऊँ, जो एक्टिव बच्चे हैं, खेलने कूदने वाले, उसका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप बेडरूम बना सकते हो। ज़्यादा पढ़ाकू है, पढ़ने लिखने वाले, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर उसका बेडरूम बना सकते हैं। बस दिशा का तत्व है वह आपने देखना है, उसका सपोर्टिव कलर आपने लेना है। वहाँ पर कोई भी प्रकार की एंटी एक्टिविटी, एंटी यूटिलिटी या फिर एंटी ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे ही जोन बैलेंस होता है, आपके बच्चे का बेडरूम व्यवस्थित होता है और सही स्थान पर बेडरूम है, तो निश्चित रूप से बच्चे के लिए वह बेडरूम उसकी अपनी दुनिया को बहुत अच्छे से बनाने वाला होगा। अपनी दुनिया में वह जिएगा भी अच्छे से और आपके लिए कुछ करके दिखाएगा, वह भी बहुत अच्छे से करेगा। सर, आजकल एक प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। एक्चुअली सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, पर आजकल चल ही ऐसा रहा है कि ना सब बच्चों को ना मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब बच्चे पढ़ते नहीं है ना तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि और देख ले फ़ोन। सबसे पहले यही उनके मुंह से निकलता है। तो सर, क्या फ़ोन देखने की वजह से या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, या फिर सर इनके अलावा भी कई बार कारण और दूसरे भी हो सकते हैं? देखो, इसमें ऐसा है, इस विषय में यदि कोई विषय विशेषज्ञ है मोबाइल वाला तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बताऊँगा कि यह जो लत हमने लगाई है, हमने ही लगाई है। जी। सामान्यतः मैंने देखा है पेरेंट्स जो है बच्चों के प्रश्नों का आंसर नहीं देते हैं। बच्चा जो है ना, उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसने संसार को जानना है जी। और संसार का सबसे पहला परिचय वो आपकी आंखों से देखता है। उसने पूछा कि ये क्या है, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा है, इसको इसका क्या आंसर देना, तो हम इसको कोई एमए वाला ही आंसर देते हैं, ऐसा वैसा ही आंसर देते हैं जो उसके रिलेवेंट ही नहीं है। लेकिन आप उस समय ये नहीं देख रहे हो एक बच्चे के लिए जिससे उसने प्रश्न पूछा है, चाहे वो उसके पिता हैं या माता हैं, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रमाणिक वो स्रोत हैं जो उसकी जो जिज्ञासा है उसको सही तरीके से समाधान कर सकते हैं। तो अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को ख़त्म ना करें। उसने जो प्रश्न पूछा है केवल इसलिए कि वो एक बच्चा है, आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो, तो यह न्याय नहीं है। कई बार छोटा सा बच्चा आपकी बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक कई दिनों से परेशान चल रहे थे, तो उनका खाना पीना, उनका सोना रहना, सब जगह वो परेशानी झलक रही थी। कई बार होता है कोई काम जब सफल नहीं हो तो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी व्यवधान आ जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया। तो ऐसे वो परेशान सा रहने लगा। पूरे घर में भी कोई बातचीत करता तो बोला मेरे को छेड़ो मत, और अपने आप को एक कमरे में बंद रहता। एक दिन क्या हुआ,
उसके बेटे की एक फुटबॉल, वो खेलते खेलते उधर फुटबॉल चली जाती है उसके रूम के अंदर, अच्छा। जहाँ पर वो आदमी शोध कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो वो जैसे आवाज़ गई, बच्चा भी खेलते कूदते वहाँ चला गया, तो उसके पापा ज़ोर से चिल्लाए। जैसे चिल्लाए तो बच्चा डर गया बेचारा। और बच्चे की एक सहज आदत होती है, आप देखना, वो डर जाता है, आप जब मारते हो तो वो आपकी गोदी में आता है। जी। इसका बहुत अच्छा भाव है कि वो भक्त जो होते हैं ना भगवान के, उनको संत हमेशा कहते हैं बच्चे के जैसा बनो। भगवान ने चाहे कैसी परिस्थिति दी है, रोककर उसी की गोद में चले जाओ, समाधान वहीं पर मिलना है। जी सर। वैसे ही वो बच्चा उनके अपने पिता की गोद में चला गया और फिर रोते बिलखते पूछा कि पापा क्या हो गया आपको, आप तो ऐसे नहीं थे, आपके क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं उस परेशानी को दूर करूंगा। जिसने आपको इतना तंग किया कि आप आज मेरे पे चिल्लाए हो, तो उसको भी लगा यार गड़बड़ कर दी, वो बेचारा आपे में। बोले कोई बात नहीं बेटा तू जा। बोले नहीं, मुझे बताओ, मुझे वो समस्या जाननी है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो। तो कहते हैं थोड़ी देर जिद्दोजिद्दी में बाल हट तो बाल हटता है। उसने प्रश्न पूछा तो बाप ने ऐसे कहा, बोले तेरे से नहीं होगा। बोले बता तो दो। बोले मैंने किसी एक परीक्षण के लिए आकाश में जाना है। अच्छा। और वहां पर वायु का दबाव कम होता है, तो मैं जो पेन लेकर के जाऊंगा तो उसकी शाही काम नहीं करेगी, तो मैं लिखूंगा कैसे, नोट्स कैसे बनाऊंगा, ऐसी मेरी समस्या आ रही है। अच्छा। वो बोला पेंसिल ले जाओ। अब बच्चे के मन में सहज रूप से जिज्ञासा थी, तो उसने सहज रूप से आंसर भी कर दिया। और पिछले 10 दिन से वो परेशान था, या पिछले काफी समय से वो एस्ट्रोनॉट परेशान था, उसको उसका हल मिल गया। जी सर। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा आपसे कुछ पूछे तो उसके आंसर दें, बजाय शॉर्टकट ढूंढने के। हम अपने काम में उलझे रहते हैं कि मुझे बहुत सारे काम है, मुझे अपना घर देखना है, उसकी व्यवसाय देखनी है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, बच्चे आपकी असली संपत्ति है जी। उसकी तरफ ना ध्यान देकर के आपने अन्य अन्य काम को संवार लिया और उसको मोबाइल दे करके उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब मोबाइल वो देखता है तो उसका अपना इंटरेस्ट है, और जो मोबाइल वाले जो हैं लोग, उनको भी, यूट्यूब को भी पूरी एल्गोरिदम का पता है कि बच्चा देख रहा है तो क्या दिखाना, तो वैसी वैसी चीज़ें वो दिखाता जाएगा। बच्चे की आंखें सेंसिटिव है, हाथ सेंसिटिव है, सोच सेंसिटिव है। अब क्योंकि वो सोर्स उसकी माँ ने या उसके पिता ने उसको दिया है, तो बच्चे के मन में ये भी जाता है कि मेरे को प्रमाणिक सोर्स से मिला है, तो ये ऑथेंटिक है। बिल्कुल। उसमें जो भी बातें बताई जा रही है वो उसे ऑथेंटिक मानता है। धीरे धीरे उसका उसमें मन लगता जाता है। मानव मन सहज रूप से चंचल है, उसको दिने दिने नवम नवम नई नई चीज़ें चाहिए, और मोबाइल में प्रत्येक चीज़ नई है। और अपने मन का जो टाइम ऑफ अपने कहे ना, जो स्पेंडिंग टाइम है, जो अपना ध्यान एकत्र करने का जो अभी टाइम है, वो बहुत कम हो गया है। एक जगह अपन केंद्रित नहीं हो सकते हैं, इसलिए रील सबसे ज़्यादा चल रही है जी। तो वो ध्यान पहले से कम है, नई नई चीज़ें मिल रही है, तो बच्चे का जो अटेंशन शक्ति है वह कमज़ोर होती चली जाती है, वह जीवन में बहुत कुछ नहीं सीखता है। तो यह जो मोबाइल देना है, इसकी शुरुआत आप और हम करते हैं, नहीं करना चाहिए, टोटली गलत है। इसमें बाकी सारी चीज़ें जैसे उसका रेडिएशन है, उसका आंखों पे प्रभाव है, स्क्रीन का प्रभाव है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप गूगल करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सामान्यतः मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उसके लिए खिलौना मोबाइल ना बने, उसके लिए आप वो सोर्स है प्रमाणिक, तो प्रमाणिकता से अपने प्रश्नों का आंसर दें। या फिर आपको पता नहीं है जो उसने पूछा है, जरूरी नहीं है हमें पता हो, तो उस समय बजाय गुस्से में आने के कहो कि बेटा मैं इसको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। फिर कुछ अच्छे रिसोर्स से उसको हासिल करो और उसे आंसर दो। आपके द्वारा दी गई एक एक जानकारी उसके जीवन में सबसे बड़ा जो रोल अदा करती है, इसलिए अपने रोल में रहें। अब सर जाते जाते जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे थे अपने बच्चों के लिए, तो उनको आप ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो अपने घर के वातावरण को ठीक करें, ताकि उनके बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वास्तु के दृष्टिकोण से आप अपने घर में क्या क्या कर सकते हो जिससे बच्चे का पढ़ाई में अच्छा मन लगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के जोन को संतुलित करें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से चेक करें, ईशान कोण को। वहाँ पर किसी भी प्रकार से क्लटर ना हो, हैवी स्टोरेज ना हो, वहाँ पर कोई भी प्रकार की गंदगी ना हो, डस्टबिन ना हो। ये चीज़ें यदि है तो वहाँ से उन्हें हटा दें और कुछ देर बच्चे को कहें नॉर्थ ईस्ट में बैठकर मेडिटेशन करें। अच्छा। इसके साथ साथ आपने अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना है। बच्चों के सामने केवल वही चीज़ पेश करें जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा परफॉर्म करे, तो आप भी उनके सामने वही परफॉर्म करें। आपने यदि कुछ गलत दिखाया तो बच्चा देखकर सीखता है, ना कि बोलकर सीखता है। बिल्कुल। आप उनको वह दिखाएं जो आप उनमें देखना चाहते हैं। केवल यही 2 काम आपने कर लिए, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा ली, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को दुरुस्त करते हुए आपने नॉर्थ ईस्ट को दुरुस्त कर दिया, तो लगभग आपको पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान मिल जाएगा। लास्ट में आपको यही कहूँगा कि यह पूरा निदान नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। आपने यदि पूरा कंसल्ट करना है
तो आपको एक उत्तम ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए। ज्योतिष की जो विद्या है वो केवल इसलिए काम में नहीं लेनी चाहिए कि आपका ग्रह नक्षत्र आगे पीछे है, आपके शनि की 7.5 होगी जी, राहु केतु ने खराब कर दिया, आपका करियर खराब हो गया इसलिए ज्योतिषी के पास जाएं। मैं कहूँगा कि ज्योतिष का मूल उपयोग होता है कि आपके बच्चे को कौन सी लाइन में भेजना चाहिए। अच्छा। आपका बच्चा स्वदेशी लैंग्वेज के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या फिर विदेशी लैंग्वेज पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसके आधार पे तय होता है कि उसको इंग्लिश मीडियम भेजो कि हिंदी मीडियम में भेजो। देखा देखी नहीं करना। देखा देखी साजे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। यदि आपने देखा देखी कोई योग धारण कर लिया तो काया घट जाएगी, रोग बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर। इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए उत्तम क्या है, तो उस उत्तम का चुनाव करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे यहाँ पे है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से ये डिफाइन किया जा सकता है कि किस प्रकार के करियर में जाएगा। एक बार जब करियर पाथ तय हो गया तो फिर उसको उसी लाइन में भेजा जा सकता है। आजकल तो इतने सारे रिसोर्स चल रहे हैं, इतने सारे तरीके चल रहे हैं, AI का ज़माना चल रहा है। कई चीज़ों को मिलाकर यदि आप एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला, प्रकृति देखें। आयुर्वेद वाला कोई बता देगा या फिर कोई भी महावास्तु का आचार्य आपको यह बता देगा बच्चे की प्रकृति क्या है। जिस प्रकार की प्रकृति उसकी है वैसा उसको पढ़ने का तरीका बताएं। दूसरी चीज़, उसके लिए कौन सी सूटेबल डायरेक्शन है, कौन सा करियर पाथ सबसे बेस्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी बता देगी। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसको वही करियर पाथ दो। वास्तु उसको ये बताएगा कि किस प्रकार का एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए, उसकी स्टडी डेस्क पर क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या रेमेडी 3D रेमेडी करनी चाहिए जिससे उसका फोकस बना रहे, ये वास्तु बता देगा। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बच्चा किस प्रकार की फील्ड में जाएगा। यह इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग में कैसा वातावरण है, कहाँ पर वो पढ़ेगा। यदि इन 4 चीज़ों का एनालिसिस आप अच्छे से कर लेते हो और फिर एक करियर पाथ तय करके बच्चे को पूरा रोड मैप दे देते हो, लक्ष्य पूरा साफ कर देते हो, तो जब लक्ष्य साफ होता है तो निश्चित रूप से आदमी वहाँ पर जो काम करेगा उसकी गति बढ़ जाएगी। ना केवल गति बढ़ेगी बल्कि परिणाम भी आपके अनुकूल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से सर ये जो आपने रेमेडीज़ दी हैं, रेमेडीज़ तो नहीं कहूँगी कि आपने जो एडवाइस दी है पेरेंट्स को, मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो अगर करेंगे अपने बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट अपने बच्चों की लाइफ में उनको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जी, मैंने अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर यह लागू हुआ है वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। मैं आमतौर पे कहता हूँ महावास्तु चमत्कार नहीं है, पर चमत्कार की कसम उससे कम भी नहीं है। अच्छा। करके देखो, फिर आपकी लाइफ कैसे सुगम होती है ये आप नहीं आपके पड़ोसी बताएंगे अच्छा। कि कितना अच्छा बदलाव हुआ है। और पड़ोसी कोई चीज़ अच्छी बताए तो वो बेकार तो कैसे हो सकती है। तो जो सर ने एडवाइस दी है पेरेंट्स को, आप लोग भी अपने बच्चों की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और चेंजेस देखें और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस पॉडकास्ट से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव आपको आज का ये पॉडकास्ट लगा। सो आप लोग इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।